चलिए वाला तो 2015 का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का ये। चलिए तो एक एक करके सॉल्व करेंगे सभी को। इसमें टोटल 28 क्वेश्चन है, ठीक है, 28 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल made up of two opposite charges having magnitude plus 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb and minus 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb separated by a small distance 2.4 into 10 to the power minus 10 meter is। तो आपसे पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 12 होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपने बोला कि सर यहां बताया गया कि दो चार्ज है, ठीक है, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, ठीक है, एक पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो हमसे P पूछ रहा है और P होता है Q इंटू 12 होता है, ठीक है। तो यहां पर Q दिया कितना है? तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इतना मीटर दिया हुआ है। इतना ही है ना जी, 19 था, 19 है और ये कितना है? 10 है। ये 19 है, इसको ठीक कर ले रहे हैं, माइनस 19 मीटर सॉरी कूलम। तो एक चीज और बताइए, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कन्वेंशन तो नहीं लेते हैं क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना होता है। और 12 क्या है? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। यही था बालक, यही था। अब हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए, तो सारा वैल्यू रखिए। तो P इक्वल टू Q कितना है? तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और ये 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 29, देखिए इसमें कहा है, तो ये आएगा 7.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29, 7.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। इसका यूनिट बताइए। तो चार्ज का कूलम होता है और लेंथ का मीटर, तो कूलम मीटर ये तो है। तो ये ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर 2 में है वाला। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना है? बी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये है। अब इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये ऑप्शन कौन सा है? तो बी। हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से भी हम लोग जा सकते हैं, देख। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। देखिए इसका तो याद होगा आपको आंसर, कितना? 20 माइक्रो फैराड। देखिए अब इसको डाटा भी चेंज करना था कि डाटा कर देता तो बच्चा कंफ्यूज होता है। डाटा भी एकदम सेम ही रहता है 64, और आपको बताएं कुछ नहीं करना है। देखिए कि वो कितना का क्यू है? 4 का, तो 4 इंटू कितना एक का दिया है? 520 माइक्रो फैराड। फॉर्मूला बताया था ना, फॉर्मूला क्या था? न्यू कैपेसिटेंस इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू ओल्ड कैपेसिटेंस। ये जो दिया हुआ है छोटे ड्रॉप का ये, और ये क्यूब होगा। तो अगर ये 64 को 4 का क्यूब करेंगे तो 1/3 से कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा? 4, और पुराना वाला कैपेसिटेंस कितना है? तो ये हो गया 20। अब जितना बार मिलेगा हर बार आपको 64 ही मिलेगा, ठीक है। हम डाटा भले ही टेस्ट में चेंज कर दे, उसमें 125 कर दे, 8 कर दे, लेकिन क्वेश्चन बैंक में यही मिलेगा। आते हैं किलोवाट। अभी जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। बोले थे कि टाइम आ जाएगा तो एनर्जी का हो जाएगा। चलिए 3 का कौन हुआ बालक? 3 का ए हुआ। चलिए 4 नंबर, ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है। आपको क्रिचॉफ्स लॉ पढ़ाया गया है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ। क्रिचॉफ्स करंट लॉ क्या था? तो ऑल द इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ पॉइंट विल बी 0। तो ये कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी 0।
ठीक है, इसको केसीएल कहा जाता है, करेंट किरचॉफ्स करेंट लॉ। क्लियर है बालक? एक और था केवीएल था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसको लूप लॉ भी कहा जाता है। चलो जी बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला परमिएबिलिटी बोलो। एम एल टी इनवर्स टू आई इनवर्स टू, या ए इनवर्स टू भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट आप बताएंगे बालक, व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट, याद है आप? चलिए देखिए इम्पीडेंस क्या था एलआर सर्किट में, तो आप बोलेंगे सर दो सर्किट आप पढ़ाए थे, एलआर सर्किट का इम्पीडेंस जो होगा ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो इसको जब तोड़ेंगे आप तो ये होगा आर स्क्वायर, एक्सएल को एल ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। कहाँ है? हो गया ना? तो ये है। अब याद कीजिए आपको 15 दिन सर्किट ही केवल पढ़ाया गया था, 15 डेज सर्किट, और हमने बताया था कि उसमें सर्किट को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता है, केवल यही सब इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, पावर फैक्टर, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ठीक है, यही सारा पूछता है बालक। The direction of propagation of electromagnetic wave, तो always parallel to E cross B, always parallel to the E cross B। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है क्वेश्चन। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या है, कह रहा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर इन अ ग्लास स्लैब, अच्छा ग्लास स्लैब में एंटर कर रहा है, इट्स वेवलेंथ, तो आपको मालूम है कि अगर रेयर टू डेंसर जाता है तो वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीजेस। एक और क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन व्हाट विल डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज, बाकी सारा चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। चलिए रिपीटेड, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक। अभी पढ़ाया गया है, ठीक है। नॉर गेट में पहले बताइए कौन कौन गेट है, और प्लस नॉट इक्वल टू नॉर, तो आप बोलेंगे सर जो आपने नॉर लिखा है ये और गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है, तो हमको पहले और का डेरिवेशन लिखना होगा, तो y इक्वल्स a प्लस बी और हो गया, और इसको जहां बार दिए तो हो जाएगा नॉट, और नॉट और मिलके क्या बन जाता है, नॉर। तो देखिए यहां पे ऐसे बार दिए तो नॉर हो गया। अब खोजिए इसमें कहां है, तो ये है, प्लस नहीं देंगे तो और रहेगा, और जहां ऊपर बार देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा, क्योंकि और प्लस नॉट इक्वल टू नॉर। अच्छा तो ये तो आप बता दिए, थोड़ा हमको आप ये बता दीजिए कि y इक्वल्स a बार, ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, नॉट गेट है, बहुत अच्छा। ये बताइए y इक्वल्स a डॉट b बार कौन है, नैंड गेट है, ये एंड के ऊपर नॉट है तो नैंड हो गया, एकदम याद रखना है वाला का, ठीक है। इसके लिए अभी कौन बताए, हम d बताए। चलिए 11 नंबर देखिए, करे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज, क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस इज, आप सभी जानते होंगे कितना, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर। अच्छा कंफ्यूजन के लिए क्या करेगा, कभी कभी सेम वैल्यू देके और यहां प्लस कर देता है, नहीं तो मीटर हटा देगा, इनवर्स हटा देगा। अगर आपको कंफ्यूज करना हो तो हम सारा डाटा एक जैसा देंगे, माइनर चेंज करेंगे जो आप नहीं पकड़ पाए, ठीक है। तो माइनर चेंज कहां कर सकते हैं, यहां पे इसके यूनिट में और इसके यूनिट में, ये लगभग सबका सेम ही रहता है। चलिए नेक्स्ट, तो ये हो गया ना बालक, इसमें कौन होगा हमारा सी। 13 नंबर में आते हैं। चलिए ये बताइए तो कौन सा होगा, सी,
इधर सी। याद रखेंगे कि सर पावर पढ़ाए थे आप वी आई, और देखिए V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, तो I इक्वल टू कितना V अपॉन R। अब इस I के वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो कितना है V है, I के वैल्यू V अपॉन R, ये कितना रहा V स्क्वायर अपॉन R। तो ये फॉर्मूला ही है जो हमने यहाँ पे लिखा है वाला। चलिए 13 हो गया, 14। चलिए आते हैं, ये बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, गलत, किसका यूनिट है, और एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, एकदम मेंशन करते जाना है जो छोटा छोटे गलती हो रहा है, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, बहुत अच्छा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है बालक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़े, चलिए, तो ये याद रखना है। चलिए लेंज लॉ आपको बताया गया था, लेंज लॉ याद है। लेंज लॉ एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है, एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, प्रूव भी किए थे हम लोग। 16 नंबर करा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज, इस पे थोड़ा सा इंसिस्ट करेंगे। फाइनल इमेज रीजन इमेज उसमें दो बनता है, याद है, उसमें दो लेंस लगा था, ठीक है, एक मीडिएटर रहता है बीच में रहता है, एक फाइनल बनता है। तो फाइनल वाले का कंपैरिजन दोनों से करते हैं, ठीक है, और जब दोनों से कंपेयर कीजिएगा तो एक वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड। कहिएगा सर वर्चुअल तो इरेक्ट होता है, तो हम एक के रिस्पेक्ट में वर्चुअल है, दूसरे के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड वाला, तो वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। अब देखिए इसमें कहां है वर्चुअल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, अच्छा मैग्नीफाइड नहीं है तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बालक, क्यों, उसमें दो डायग्राम था, ठीक है, एक लेंस यहां था एक लेंस यहां था, तो ऑब्जेक्ट यहां था तो यहां इमेज बना था और इसका इमेज यहां पे बना था, याद है। तो ये जो है इसके रिस्पेक्ट में वर्चुअल है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या है बालक, इन्वर्टेड है। तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, और कैसा होगा अगर मैग्नीफाइड देगा तो वो भी ले लेंगे। हटा इसको, 17। Two converging lens of the same focal length are placed in contact। अच्छा, दो लेंस को कांटेक्ट में रखे तो भी फॉर्मूला आपको दिया गया है, और डिस्टेंस पे रखा जाए तो भी फॉर्मूला दिया गया है। तो अब ये कांटेक्ट में रखेगा तो हमको इक्विवेलेंट पूछा है, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/f प्लस 1/f कितना हो गया, 2/f। इसको फ्लिप कर दीजिए, फ्लिप कीजिएगा तो f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, f/2। तो यही सी वाला आपका आंसर। डिस्टेंस पे कहेगा तब कौन सा फॉर्मूला, 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ये प्रूव कराया गया है लॉन्ग क्वेश्चन में। क्लियर है, ये कब कांटेक्ट में रहेगा, ये कुछ डिस्टेंस पे रहेगा तब। नेक्स्ट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वाज सपोर्टेड, क्या सपोर्ट करता है, पोलराइजेशन। याद है आपको बताया गया था कि जब तक इसको पोलराइज नहीं करेंगे, जब तक इसको हम लोग ट्रांसवर्स नेचर नहीं लेंगे तब तक ये पोलराइजेशन को डिफाइन नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, इतना ले लेते हैं, ठीक है। तो ये किसको सपोर्ट करता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को। आगे बढ़ाया जाए बालक, 19 नंबर द कलर ऑफ, ध्यान देंगे ये कह रहा है द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू, तो याद रखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जो थिन फिल्म क्या होता है, तो जो आप शॉप बबल वगैरह देखेंगे तो उसपे शाइनिंग रहता है, अलग अलग कलर दिखेगा, तो उसका रीजन क्या होता है, तो उसका रीजन होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। 20 ये क्या है, इफ 5 इज द फेज डिफरेंस between AC current and EMF
देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, बताया था पावर फैक्टर को कैसे लिखा जाता है, cos फाई। cos फाई कितना होता है, तो ये होता है r/z, याद है, ठीक है, r/z cos फाई पावर फैक्टर बालक, पावर फैक्टर इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो बताइए सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या बताया गया आपको, हेनरी बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है द वर्किंग ऑफ डायनेमो। द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द, तो आप जानते होंगे ये तो आपका 9th में ही था, 9th में पढ़ना था, तो हीटिंग इफेक्ट तो नहीं होगा, कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है वाले, चलिए नेक्स्ट, हाँ ये सॉल्व करना होगा थोड़ा सा। चलिए क्या कर रहा है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है फ्रीक्वेंसी बताइए अल्टरनेटिंग करंट का। तो याद कीजिए आपको एक इक्वेशन हमने बताया था अल्टरनेटिंग करंट में, देखिए तो इक्वेशन क्या था, I = I0 sin ओमेगा टी, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ I = 0.6 sin 100 पाई टी, इसको इक्वेशन ले लेंगे एंड कंपेयर बोथ द इक्वेशन, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे, कंपेयर जब यहाँ पे किया जाएगा तो हम देखेंगे कि I0 को कंपेयर करेंगे इससे, तो अगर पूछा जाए पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बताइए तो 0.6, टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे तो यहाँ ओमेगा का कंपैरिजन किससे होगा, 100 पाई से। क्लियर है बालक, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा ओमेगा = 100 पाई। ओमेगा क्या होता है, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ये कितना 100 और पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कितना, तो 100/2 हो जाएगा, दैट इज 50। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है बात, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। कोई दिक्कत यहां तक बन जाएगा, ये 2-3 बार ये क्वेश्चन एकदम सेम डाटा के साथ रिपीटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा दे। अब मान लिया कि यहाँ 100 केवल रहता, पाई नहीं आता, तो रिजल्ट में 50 पाई हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा सा माइनर चेंज करेगा तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे बढ़े, नोट कर लिया आप। चलिए हो गए। ट्वेंटी 24 ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 24 क्या है वाला बताइए, फेरो, बहुत अच्छा। फेरो, फेरो के लिए परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, याद है। 24 का सी। आते हैं 25 बूस्टर्स लॉ, बताइए कौन सा फॉर्मूला सही है, बूस्टर्स लॉ में कौन सा प्रूफ किए थे, कौन सा होगा बताइए एकदम। सर लाइट पढ़े तो बहुत ज्यादा हो गया, रिवीजन इसीलिए करना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज जरूर होगा जब पढ़े होंगे। कौन सा, बी। तो आपको जो लग रहा है ना ये बिल्कुल गलत है, इट्स रॉन्ग। सी कि डी, तुम तो मत बताओ, तुम तो पढ़ता उड़ता है ये नहीं, ऐसे ही सी या डी करते रहता है। और कोई बालक याद रखेंगे कि जो नहीं पढ़ता है वही सही बताता है। कौन सा होगा, मी इक्वल टू 10 IP, ठीक है। इसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड बूस्टर्स लॉ। तो यही सही है जो बताया, हम जानते हैं वो परीक्षा में ऐसे ही करेगा, टॉस करेगा कौन सा सही लगा। चलिए ध्यान देंगे। इसके बाद है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। ये बताइए
अभी पढ़ा है सेमीकंडक्टर में कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा और कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है। ऐसे भी 0 केल्विन पर इंसुलेटर होता है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, कंडक्टर होता है वाला। 0 केल्विन पर इंसुलेटर और रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर। तो याद रखेंगे सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजेस। क्लियर है? चलिए इसके बाद 27, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये हमेशा चेंज करते रहता है, कभी इसको आगे कर देगा, कभी पीक को पीछे कर देगा। तो हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले कौन बोला है, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो पीक वैल्यू तो यही हो गया ना बालक। अब कह रहा है कि इसके अपॉन में कौन है, तो वी आरएमएस, तो आई आरएमएस है। तो आई आरएमएस कितना होता है, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो इसके अपॉन में भी वन दे दिए जब फोर स्टेप चेंज करने के लिए। तो आपने बोला बिल्कुल। अब ये क्या होगा, ये होगा आई नॉट अपॉन 1, इसको फ्लिप कर दीजिए अंडर रूट 2 अपॉन आई नॉट, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचा, अंडर रूट 2। तो ये होगा, अगर उसको आगे कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये हमेशा करते रहता है। आपको ध्यान से क्या पढ़ना है कि कौन सा आप पहले दिया, तो पीक वैल्यू पहले है, आरएमएस वैल्यू बाद में। हो गया बालक? चल आगे बढ़ा दे। आते हैं 28। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आपको याद कीजिए, असाइनमेंट में भी हमने भेजा है, बताया भी हमने कि फ्रीक्वेंसी रेंज किसके लिए, तो टीवी ट्रांसमिशन के लिए, दैट इज 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बस इसी के साथ इसको यहाँ पे समाप्त किया जाता है। इतना ही क्वेश्चन था। इसके बाद आएंगे 2016 में।